है। आज जो रिकवरी दिख रही है वो सिर्फ ट्रेडिंग बाउंस है। क्या कहेंगे आप गोल्ड सिल्वर पर? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली लास्ट वीक जो आपका काफी बड़ा गिरावट था, उसके पीछे मेजर दो फैक्टर्स थे। एक तो था यूएस का जॉब्स रिपोर्ट, और दूसरा था जो चाइना से न्यूज आया था कि चाइनीज जो ऑफिशियल सेक्टर है उनका 18 महीने के बाद इन द मंथ ऑफ मई दे हैव स्टॉप्ड बाइंग गोल्ड। तो जिसके कारण वी सॉ प्राइस रिएक्शन। तो अभी फिलहाल के लिए ये लगता है कि द शॉर्ट टर्म जो ओवरऑल कंडीशन है वो काफी ओवरसोल्ड है, क्योंकि एक बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन हो चुका है और लोगों के पास उतना लॉन्ग पोजीशंस है नहीं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट गोइंग इनटू द फेड मीटिंग, क्योंकि फेड का मीटिंग है वेडनेसडे मिडनाइट को, तो आज कल और परसों ये 3 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में हल्का सा एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड का हो सकता है कि धीरे धीरे ये 71,500 तक एक बार ट्रेड करे, और 70,800 और 70,850 एक काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा एमसीएक्स में। भूपेश जी, आप बताइए गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में एक बार अच्छी खासी गिरावट शुक्रवार के दिन में देखी गई थी। एक छोटा बाउंस बैक गोल्ड में देखा जा रहा है, वहीं सिल्वर में भी अच्छा खासा बाउंस बैक देखा जा रहा है 1,000 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो गोल्ड का बाजार अधिक कमजोर है सिल्वर की तुलनात्मक। तो 71,000 के आसपास या 71,000 के नीचे गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। वहीं 71,250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसके लक्ष्य नीचे में 70,800 70,600 के रहेंगे। सिल्वर में एक बार बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। बताइए सचिन जी, आपकी राय गोल्ड सिल्वर पर? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद में आज एक थोड़ा सा रिकवरी मूव जो है वो दोनों ही काउंटर्स में नजर आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा था कि नियर अराउंड 71,300 और 500 तक के लेवल्स जो है वो आज इंट्राडे में एक बार टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ऑल्दो गोल्ड ऑलरेडी नियर टू द फर्स्ट टारगेट मेरे जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करूंगा चार्ट लाइक लेवल्स को। मुझे लगता है इनकेस कोई भी अभी डिप मिलती है करीब 70 टू 80 पॉइंट्स की और प्राइजेस अराउंड 71,150 के आसपास में मिलते हैं, वहां से एक बार अगेन बाय इनिशिएट किया जा सकता है गोल्ड में। डाउन साइड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 70,850 का। अप साइड में जो पोटेंशियल टारगेट है इंट्राडे में मुझे लग रहे हैं, जो रिकवरी मूव लग रहा है करीब 71,500 और 71,700 तक के लिए ये कंटिन्यू हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द सिल्वर, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि इवन करंट मार्केट प्राइस से भी एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। करंट लेवल नियर अराउंड 90,123 120 के आसपास में चल रहे हैं। वन कैन लुक फॉर द बाय फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ओनली। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे वो नियर अराउंड 89,300 का रहेगा। अप साइड में जो पोटेंशियल्स यहाँ पे भी नजर आ रहा है वो करीब 91,300 तक के लिए इंट्राडे में नजर आ रहे हैं। 102 दिन की अगर होल्डिंग्स यहाँ पे रखते हैं तो फिर और पोटेंशियल्स अप साइड में देखने को मिल सकता है। वेल दो दिन बाद जो इम्पोर्टेंट जो डेटा है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स और इन्फ्लेशन नंबर्स, उस पर थोड़ा सा नजर रखना जरूरी रहेगा ओवरऑल। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में? क्या करें? करंट लेवल पे कोई खरीदारी बन रही है क्या गोल्ड सिल्वर में आज? काउंटर में बाइंग करने की सलाह रहेगी 70,930 के करीब। अगस्त वायदा अगर गोल्ड में मिलता है इसको बाय करना चाहिए। 70,710 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 71,400 के रखनी चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में भी जुलाई वायदा जो है 89,600 के करीब बाय करना चाहिए। 88,900 का स्टॉप रखना चाहिए। टारगेट ऊपर में 90,700 के रखनी चाहिए। चलिए अब गोल्ड सिल्वर के बाद बात करते हैं मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून की जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। तय समय से पहले मुंबई में भी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, और देश के बाकी हिस्सों का क्या हालचाल है ये बताने के लिए हमारे साथ महेश पलावत सर है स्काईमेट से। महेश जी, क्या रिपोर्ट है? मॉनसून की नई रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए विश्वनाथ जी, अभी जो मानसून है वो समय से आगे चल रहा है दोनों साइड में। अभी 10 जून हो गई है, तो 10 जून तक जहां पहुंचना चाहिए था पूर्वी भारत में, वो 31 मई को ही पहुंच गया था सिक्किम तक। लेकिन आगे जो पूर्वी भारत में चाल थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है अगले 4 या 5 दिनों के दौरान, क्योंकि जो मानसून सर्ज है वो पूर्वी भारत में ज्यादा दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो 14 जून से मानसून बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ना शुरू होगा, और 17-18 तारीख तक हो सकता है कि छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा।
और जो सर्ज आपके जो साउथ में चल रही है, यानी कि ये दहानू तक पहुंच गया है आज मानसून, नासिक वगैरह और संभाजी नगर को कवर कर लिया है, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी चाल है और अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश होगी इन सारे इलाकों में। उसके बाद मानसून यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो जून के महीने में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। सर, देश के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जहां पर अभी भी भीषण गर्मी चल रही है, लू की स्थिति है, हीटवेव की स्थिति है। यहाँ कब से राहत मिलेगी? देखिए, अभी क्या था कि बीच में साउथ वेस्टर्ली विंड आ रही थी जो अरब सागर से आ रही थी, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच रही थी। उसके कारण जो धूल भरी आंधी थोड़ी बहुत हो रही थी, बारिश वगैरह हो रही थी, उससे कुछ रिलीफ मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से जो हवाएं हैं वो बदल गई हैं, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह हट गए हैं, तो पश्चिमी हवाएं अगले 1 सप्ताह तक चलेंगी। तो आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं, यानी राजस्थान को मिला करके, राजस्थान के ज्यादातर जिलों को लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाके, यहाँ पर हीट वेव की संभावना दोबारा है। 45-46 तक टेम्परेचर चले जाएंगे और 47-48 तक राजस्थान में चले जाएंगे। ये 1 सप्ताह का है। उसके बाद जब मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा, तब जब हवाएं चेंज होंगी, पूर्वी दिशा से जब हवाएं चलेंगी तो उमस बढ़ेगी, लेकिन गर्मी कम हो जाएगी। सर, मुंबई को लेकर क्या अनुमान है? मुंबई मानसून की तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन बारिश का जो स्पेल है वो कैसा रहेगा? अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक तो बारिश रहेगी मुंबई में। मॉडरेट शावर्स रहेगा, जो पहले थोड़ा सा बढ़ी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद फिर 3-4 दिन थोड़ा सा गैप आएगा। आप कह सकते हो कि आइसोलेटेड कहीं हो गई कहीं नहीं होगी, इस तरह की बारिश होगी। तो मानसून थोड़ा सा महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों के दौरान कमजोर पड़ सकता है। ओके, शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को पूरा अपडेट दिया मानसून से लेकर हीट वेव तक का। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे कई सारे दर्शक हैं जो सवाल लगातार भेज रहे हैं, उनके सवाल लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है, कॉपर में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अनिंद बैनर्जी जी बताइए, आप ये कॉपर मिन को क्या करें? आज शुरुआती लेवल से देखें तो अच्छी रिकवरी आई है, क्या ये रिकवरी और आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, बेस मेटल्स में ना एक्चुअली चाइना के वजह से अभी भी जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है और प्राइस स्ट्रक्चर है काफी बेयरिश है। बट उसमें से कॉपर जो लास्ट वीक सेल ऑफ आया उसमें ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो हो सकता है ये जो रिबाउंड आज दिखने को मिल रहा है वो 866 या हो सकता है 870 तक भी जाए, क्योंकि कोई भी मेजर ट्रेंड वो फेड मीटिंग के बाद ही इमर्ज होगा और वो होगा थर्सडे से। तो इसलिए आज और वेडनेसडे के बीच हो सकता है एक जो आज का जो रिबाउंड है वो कंटिन्यू रहे और 866 तक ये खींच सकता है और इवन 870 तक भी एक चांस है। तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है तो वो किया जा सकता है, बट ऑन डिप्स स्टॉप रहेगा 850 के नीचे। और एट द सेम टाइम शॉर्ट करना है तो फिर 870 के लिए वेट करना चाहिए। तो 870 के लिए वेट करें और मौजूदा लेवल पे आपको खरीद कर ही जाना चाहिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद हैं पुणे से। इनका सवाल है चांदी पर 92,400 पे इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए भूपेश जी चांदी में इनको? जी सर, चांदी की अगर ट्रेंड की बात की जाए तो चांदी का ट्रेंड अच्छा खासा नेगेटिव बना हुआ है। एक पुल बैक चांदी में देखा जा सकता है 90,900 तक का। तो अभी 700-800 या 900 पॉइंट चांदी बढ़ सकती है, पुल बैक ले सकती है, परंतु मैं इससे ज्यादा तेजी चांदी में नहीं देख पा रहा हूँ। और बाजार इनका 92,500 का लिया हुआ है, तो इनको एक बार अपर साइड में एग्जिट करना चाहिए। आपको भी लग रहा है सचिन जी इनको एग्जिट करके जाना चाहिए? 92,400 की बाइंग है, या हफ्ते भर में कुछ मौका मिल जाएगा इनको, कोई बाउंस बैक आएगा जहां पे ये प्राइस के आसपास निकल पाए? ये विश्वमोहन जी, मुझे लगता है इन्हें वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाउन साइड में देता हूँ, अराउंड 89,000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। उसके स्टॉप लॉस के साथ में एक बार ये वेट कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि वापस से जो है ये तेजी कंटिन्यू होगी सिल्वर में, और इनको एक बार एग्जिट करने का मौका मिलेगा। इवन कुछ 500 to 700 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट भी ये देख पाएंगे उन लेवल्स पे। तो 93,500 के आसपास के अगर लेवल्स आ जाएंगे तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। पोजीशंस में अभी के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है ऋषिकेश हैं नासिक से, क्रूड ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, क्रूड ऑप्शंस की कॉल है क्या आपके पास?
मेरे ख्याल से यहाँ से क्रूड में मोमेंटम दिख सकता है फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में मेरे ख्याल से 6200 का नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से यहाँ से गिरावट की रणनीति रह सकेगी और मेरे ख्याल से पुट का ऑप्शन जो है 6200 का बाय करना चाहिए 40 रुपए के प्रीमियम पे। स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का, टारगेट रहेगा 100 रुपए की। ओके, तो आपको आपके लिए पुट ऑप्शंस 6200 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 40 पे 10 का स्टॉप लॉस लगाए, 100 रुपए का टारगेट यहाँ पर प्रीमियम के लिए दिया जा रहा है, या फिर फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से है। आप बताइए अनिंद बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? कच्चे तेल पर ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है, तो हो सकता है 6400 अगर थोड़ा सा और खींच पाया तो 6450 भी दिखा सकता है। बट इसमें बाय ऑन डिप्स का सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 6150 के नीचे। तो ये ऑप्शन के थ्रू भी एक्सप्रेस किया जा सकता है एट द मनी ऑप्शन लेके। ओके, हालांकि ये कॉन्ट्रा कॉल हो गई है। सचिन जी, आप किस साइड जाएंगे? एक बाई और एक सेल कॉल आ रही है, क्या करना चाहिए इनको? दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ विश्वमोहन जी, मेरा व्यू है, मुझे लग रहा है कि डाउन लाइक अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। 6400 और 6420 ये लेवल रहेंगे रिवर्सल के। तो ये लेवल्स के आसपास से ना एक बार सेलिंग की सलाह रहेगी मेरी भी। और डाउन साइड मुझे वापस से लग रहा है एक बार 6150 6100 तक के टारगेट्स जो है वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। सो प्रथमेश जी ने जो लाइक पुट ऑप्शंस का कॉल सजेस्ट किया है यहाँ पे 6200 का, उस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस में बाइंग की जा सकती है। ओके, भूपेश जी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? जी सर, क्रूड की बात करें तो स्पेसिफिक लेवल नोट किया जाए क्रूड में। जब तक क्रूड 6290 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। हाल फिलहाल क्रूड ने एक फ्रेश अपसाइड का ब्रेकआउट दिखाया है छोटा सा 6350 के ऊपर। तो हाल फिलहाल तो मुझे बिकवाली नहीं दिखती। अगर कोई भी बिकवाली करनी है तो 6290 के नीचे ही बिकवाली समझा। ओके, आप बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज अच्छी तेजी है, 3.5% की, करीब 255 रुपए के करीब एमसीएक्स पर पहुंच चुका है। 6 महीने की ऊंचाई पर नाइमेक्स पर भी भाव है। अनिंद बैनर्जी, आप बताइए नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आपको? ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी क्या? क्या टेम्परेचर जो सामान्य से ज़्यादा बढ़ने का असर है, या कुछ और? नेचुरल गैस इनफैक्ट ये जो पूरा नॉन एग्री कमोडिटी है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हाई मोमेंटम वाला अभी कमोडिटी है फिलहाल, विद द मोस्ट बुलिश मोमेंटम। तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि इट कैन कंटिन्यू। तो हो सकता है ना 265 या इवन 270 तक भी आने वाले दिनों में ये जा सकता है। तो 250 एक इंटरिम सपोर्ट है, बट कोई भी बाय ऑन डिप्स में स्टॉप लॉस 240 के नीचे होना चाहिए। ओके, और तो ये सलाह आपकी तरफ से नेचुरल गैस को लेकर आ रही है। सचिन, आपकी कॉल क्या है एनजी पर? नेचुरल गैस में मेरी भी सलाह बाइंग की है। 237 35 अच्छे लेवल्स थे, जिसका एक ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। मुझे लग रहा है ये ट्रेंड जो है वो अभी और एक्सटेंड होगा अपसाइड में। इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करूँ तो 262 63 तक के आसपास के टारगेट्स मुझे लग रहे हैं नेचुरल गैस में। और अगर 1 से 2 दिन की होल्डिंग्स रखते हैं तो 275 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। ओके, जिंक तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, 1.25% अब ऊपर हो गया है, 253.50 रुपए के आसपास। प्रथमेश जी, जिंक पर क्या राय है? मेरे ख्याल से यहाँ से 256 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। जिंक में एक बार बाइंग साइड में रहेगा तो ज्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। और 2-3 रुपए की तेजी आ सकती है जिंक पे। अनिंद बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है? जिंक पे भी हाँ हो सकता है प्राइसेस 257 या 260 तक भी एक बार ये ऊपर जाए, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक में जिंक और कॉपर थोड़ा सा चांसेस है कि एक बार एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाए एक शॉर्ट टर्म में जस्ट अहेड ऑफ द फेड मीटिंग, क्योंकि कंडीशन काफी ओवरसोल्ड है। सो जिंक में भी 258 से 260 तक ये जाने का चांसेस है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। जीरा जुलाई वायदा 27,500 के नीचे आ चुका है, करीब 3.25% की गिरावट के साथ आज जीरे की क्लोजिंग हुई है। वहीं अगर जून वायदा को देखें तो 28,750 के आसपास है, यहाँ भी आज 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। हमारे साथ साजन अग्रवाल हैं, जीरा कारोबारी हैं, ऊंझा से आते हैं। आप बताइए अग्रवाल सर, आपको क्या लग रहा है, क्यों जीरे में ये गिरावट आई है? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? डिमांड की स्थिति क्या है, घरेलू डिमांड की और इंटरनेशनल डिमांड की? जी, सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा। हाँ। इस समय ईद जो बीच में एक बार आर्टिफिशियल जो तेजी आई थी, ईद के लिए एक तेजी आई थी, वो एक खत्म हो चुकी है। और अभी घरेलू डिमांड भी एकदम नहीं के बराबर है। प्लस एक्सपोर्ट की डिमांड एकदम नहीं है।
उसके एवज में हाजिर में माल 15,000 17,000 पर बोरी पर डे आ रहा है। तो इसमें मुझे अब तेजी की कोई जगह अभी हाल फिलहाल 1-1.5 महीने कोई भी तेजी नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ बाजार क्रैश करेगा इसके अंदर। तो आपको लग रहा है कि जीरे की, तो कितना क्रैश कर सकता है, कहां तक जा सकता है सर? मैं वापस आपको बोलना चाहूंगा, ये बाजार मेरे ख्याल से 260 265 के आसपास आ सकता है। 62 265 मैंने मिस किया, 26,200 26,500 तक फिसल सकता है अगर वायदा में देखें। जी 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 जी। और एक जी। चीज और बोलूंगा, हाँ, हाँ। जो भी एक अरेबियन कंट्री की और सब डिमांड निकली हुई थी वो काफी अच्छी थी, उसके लिए बाजार इंक्रीज किया था। और अभी 1-1.5 महीने मतलब बाजार में कोई ग्राहकी नहीं है। और दूसरा एक और आपको बोलना चाह रहा हूँ, चाइना की, तुर्की की, सीरिया की फसल खूब अच्छी है, जो करीबन 25 से 30 लाख बोरी आएगी। तो मुझे आगे भी उनकी डिमांड आती हुई कमजोर लग रही है। तो जिनके पास अभी स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप, बताइए वो क्या करें? मैं तो यही चाहूंगा कि हर उछाले में माल को निकालना चाहिए, क्योंकि माल बहुत है अपने पास। हर उछाले में बेच के निकलना चाहिए माल को। लग रहा है कि हर उछाल में बेचना चाहिए। नीचे 26,200 से 26,500 तक भी फिसल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। हालांकि आपके ऊंझा मंडी के ही कई सारे ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि भारत से जीरे का एक्सपोर्ट बना रहेगा, क्योंकि जो जैसे चाइना है, अगर उत्पादन उनके खुद की खपत ही इतनी ज़्यादा है कि उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा, तो वहाँ से तो घरेलू बाजार में जो सप्लाई नहीं होगी और सिर्फ भारत के ही जीरे की डिमांड बनी रहेगी। आपके ही कारोबार से जुड़े हुए लोग, ऊंझा के लोग ऐसा बता रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मेरा जो ध्यान है, जो मैंने स्टडी किया, फोकस किया है कि चाइना में देखिए पिछले साल से डबल क्रॉप है, प्लस तुर्की सीरिया में भी डबल क्रॉप है। तो नो डाउट उनकी वहाँ वो इंपोर्ट तो करेंगे नहीं, उनकी घरेलू मार्केट उनकी खपत के अनुरूप ही रहेगा। बाद बाकी उसमें कुछ है नहीं कि वो इंडिया से जीरा इंपोर्ट करे। इनकेस लास्ट टाइम पर अगर उनके पास जीरा कम होता है तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया से, बाद बाकी कोई लंबा एक्सपोर्ट होने की चांसेस नहीं है इसके अंदर। शुक्रिया अग्रवाल सर, आपने वक्त निकाला और बताया आपकी राय। सबकी अपने अपने एक्सपर्ट्स की अपनी राय, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है और नीचे 26,200 26,500 तक भी फिसल सकता है। भूपेश जी, टेक्निकली आप बताइए कैसा लग रहा है जीरा? टेक्निकली सर आज जीरे में अच्छी खासी गिरावट के साथ जीरा ओपन हुआ था, तो मुझे लगता है कि बाजार में 28,200 या 28,000 के आसपास एक सप्लाई जोन बना रहेगा इस पूरे हफ्ते में। जहां कहीं भी जीरा 27,800 या 28,000 के आसपास मिलता है, वहां जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 28,300 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। 26,500 और 26,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये राय आपकी भी है जीरे को लेकर। लेकिन चलिए एक और खबर पर का रुख करते हैं, रबर को लेकर। हमारे साथ शशि सिंह हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। मेरा पहला सवाल भाव को लेकर होगा। सर, अभी भाव फिलहाल किस तरह के चल रहे हैं? घरेलू बाजार की मैं बात कर रहा हूं सर। घरेलू बाजार में सर भाव अभी जो चल रहे हैं 199 रुपीज पर किलो चल रहे हैं रबर के, और इंटरनेशनल मार्केट में $2.38 हो गया है। ट्रेंड कैसा दिख रहा है रबर को लेकर और डिमांड का सिनेरियो कैसा बन रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि चीन से डिमांड को लेकर चिंता है, क्योंकि नेचुरल रबर की खपत आधी खपत जो होती है वो टायर इंडस्ट्री के लिए होती है, और वहाँ जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, चाहे यूएस चाइना हो या यूरोप को लेकर चिंताएं हो, टैरिफ एक के बाद एक लगने की बात हो रही है, कुछ लगाए भी जा रहे हैं। क्या लग रहा है इससे क्या नेचुरल रबर की डिमांड यहाँ पर कम हो सकती है क्या? सर अगर देखी जाए तो आपका टोटल जो प्रोडक्शन है आज भी वो 8,57,000 टन है, और टोटल आपका कंजम्पशन जो है वो 14,16,000 टन है। डिमांड जो है आपकी, तो डेफिसिट है आपका करीबन 5.5 लाख, और उसकी डिमांड हम इंपोर्ट से ही पूरी करते हैं। तो शॉर्टेज तो है, प्राइसेस में भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क प्लस साइड होने का ही चांस है, नेगेटिव तो नहीं। की स्थिति है, दाम और आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है आगे मीडियम टर्म में दाम कहां तक जा सकते हैं? आप 5 से 7% और फर्दर इंक्रीमेंट देख सकते हैं। मानसून आने से टैपिंग रुक जाती है, इसके वजह से वो इम्पैक्ट रहेगा ही। जी, बेहतर मॉनसून से क्या लग रहा है आपको? कुछ यील्ड में सुधार की संभावना है क्या? हमारा जो पर हेक्टेयर यील्ड का ईयरली जो एवरेज है वो है 1482 1482 kg पर हेक्टेयर।
ओके एंड हमारा जो टोटल टैपेबल एरिया है वो है 8,50,000 हेक्टेयर, और हम टैपिंग अभी जो कर पा रहे हैं वो ही 7,43,000। तो हमारा जो अगर हम पूरी टैपिंग कर लें, और अभी रिसेंटली नागालैंड में खबर आई कि वहां पे 17,000 हेक्टेयर का कैपेसिटी है, जहां से प्रोड्यूस होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 टन, और वहां प्रोड्यूस हो रहा है हार्डली 8,000 के आसपास मैट्रिक टन। तो टैपर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंस बना हुआ है। अगर सही तरीके से उसके ऊपर फोकस कर रही, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोसेस कर रही है उसमें, तो जल्दी हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ओके तो और प्राइस, यस, देयर विल बी अ प्राइस ऑन हायर साइड ओनली। ओके सर, एक और सवाल, क्रूड कीमतों में जिस तरह से नरमी आई है, तो आपको लग रहा है कि फोकस सिंथेटिक रबर की तरफ फिर से बढ़ सकता है क्या? जी, ये जरूर होता है, बट इसमें क्या है कि जब भी नेचुरल रबर का प्राइस एक लिमिट से ऊपर हो जाता है, जो अभी इंपोर्ट के अगर सिनेरियो में देखें तो इट इज हायर देन सम ऑफ द सिंथेटिक रबर प्राइस करंटली। इन दैट केस क्या होता है कि यस, झुकाव जरूर सिंथेटिक रबर की तरफ हो जाता है, लोग बहुत सारे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सिंथेटिक रबर में, बट फॉर टायर सेक्टर एंड ऑल इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज विदाउट नेचुरल रबर ट्रक टायर्स आर नॉट पॉसिबल टू मेक। शशि जी, अब आखिरी सवाल आपके इंडस्ट्री के लिए मैं पूछूंगा, आपके लिए चैलेंजेस क्या है, आपकी इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस अगर आप नेचुरल रबर से समझ रहे हैं तो जो इसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे हमने कस्टम 25% गवर्नमेंट ने लगा रखा है, और 30 रुपीज किलो विच एवर इज हायर। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट भी यूज इंपोर्ट करने लग रहे हैं, और उस पर ड्यूटी 10% है। इन दैट केस आर रिक्वेस्ट, आर फेसिंग प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो ड्यूटी उस पर भी बढ़ा दी जाए तो फार्मर्स के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। और सिंथेटिक रबर में अभी ये जो कंजेशन वगैरह चल रहा है वेसल का, और ये वॉर सिचुएशन जो चल रहा है, उसके वजह से प्राइस अनसर्टन में है, और डिमांड सप्लाई के बीच में गैप बन जा रही है, क्योंकि ट्रांजिट टाइम इज हायर, फ्रेट जो है आपके वेसल्स के वो 3-4 गुना बढ़ गए हैं। ये सब पेन पॉइंट है इंडस्ट्रीज का। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इंडस्ट्री की समस्याएं भी बताई और प्राइस आउटलुक भी बताया, और किस तरह के ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वार गम। काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में है। भूपेश जी, अब क्या लग रहा है आपको, क्या इस दायरे से निकलेगा अब ग्वार? सर, ग्वार सीड की चर्चा करें तो ग्वार सीड में अभी भी नेगेटिव ट्रेंड जारी है। मुझे लगता है कि जब तक जुलाई का वायदा 5,520 के ऊपर नहीं निकलता और शॉर्ट टर्म में 5,450 क्रॉस नहीं करता है, तब तक इसमें मंदी का ट्रेंड जारी रहेगा। नीचे में मुझे लगता है कि 5,350 और 5,290 तक के लेवल्स आसानी से देखे जा सकते हैं आने वाले समय। हल्दी और धनिया, इन दोनों पे बताइए भूपेश जी, क्या लग रहा है आपको? जी सर, हल्दी का ट्रेंड भी है ना, काफी दिनों से नेगेटिव हुआ है। मुझे लगता है कि हल्दी में अभी एक रेंज जारी रहेगी, नीचे में 16,800 और अपसाइड में 18,200। इसी रेंज में बाजार चलता रहेगा। 16,800 के आसपास कहीं भी हल्दी वायदा मिलता है, अगस्त वायदा, तो खरीदारी करके ट्रेड करना चाहिए। 16,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और लक्ष्य अपसाइड में 17,500 और 18,200 के रहेंगे। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया भी एक बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। मुझे नहीं लगता कि धनिया अभी आसानी से 7,250 तोड़ना चाहिए। तो धनिया में जहां कहीं भी गिरावट मिलती है वहां धनिया खरीदना चाहिए। अपसाइड में 7,550 के ऊपर निकलता है तो बाजार और पॉजिटिव होगा, और मुझे लगता है कि 7,650 और 7,750 आने वाले दिनों में आसानी से देखा जा सकता है। इस एक सवाल भी है, प्रहलाद हैं एमपी से, इनका सवाल है नेचुरल गैस को लेकर कि नेचुरल गैस में क्या करें। प्रथमेश जी क्या राय देंगे प्रहलाद जी को? नेचुरल गैस में फिलहाल 260 अपसाइड दिख रहा है, नीचे में 240 तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। फिलहाल 254 पे सेल करना चाहिए, 260 का स्टॉप लगाना चाहिए और 230 की टारगेट रखनी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हेमा है फरीदाबाद से, ये कॉपर पे सवाल पूछना चाहिए कि कॉपर में क्या करें। सचिन आप बताइए, कॉपर में क्या करना चाहिए इनको? सचिन जी अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कॉपर में क्या करें।
जी विश्वमोहन जी, एक इम्पोर्टेंट लेवल है 860 का। मुझे लग रहा है कि अगर वो लेवल आज इंट्राडे में ब्रेक होता है तो एक ड्रॉडाउन जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो 860 के बिलो ही एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 863 का। 854 तक के टारगेट्स जो है वो इंट्राडे में कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ हम शो को यहीं खत्म करेंगे। शुक्रिया सचिन जी आपका, अनिंद बैनर्जी जी आपका, प्रथमेश माल्या और भूपेश जी आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।